हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका भानुशाली आप सभी का लेट्स अहेड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। तो हम क्लास 6 से लेकर 12th तक NCERT कवर कर रहे थे, जिसमें हम पाठ 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम NCERT अपना बेस क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो इसमें जो बच्चों के लिए लिखा होता है वो हम छोड़ देंगे, और जो मेन है, जो ज़रूरी है, वो हम पढ़ते चलेंगे, ताकि फिर जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जो एडवांस बुक पढ़ेंगे तो हमारा बेस क्लियर रहेगा, तो हमें वो बुक पढ़ने में आसानी होगी, है ना, उसमें कठिनाई नहीं आएगी। तो पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल लेसन शुरू करते हैं। पृथ्वी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, डिटेल में समझाया है सभी ग्रहों के बारे में कि पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, है ना। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पिछले वीडियो पाठ 4 के भूगोल के देख सकते हैं ना। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे पाठ 5 का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, परि मतलब चारों ओर, मंडल मतलब आवरण। तो हम क्या देखेंगे इस लेसन में, आज क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है क्या क्या है, कौन कौन से मंडल है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसन शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, ठीक है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, पृथ्वी ही एक अभी तक ज्ञात ग्रहों में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवित रह सकता है, जिस पर जीवन है, ठीक है। क्यों है इस पर जीवन, क्योंकि जीवित रहने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं भूमि, जल और हवा, ठीक है, वो पृथ्वी पर मौजूद है। तो कोई भी आपसे पूछे कि पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, तो हम बता सकते हैं कि भूमि, जल तथा हवा जो आवश्यक तत्व होते हैं जीवित रहने के लिए वो पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं। बाकी जो एक ग्रह है मंगल, बृहस्पति, जहाँ पर अभी तक जीवन ज्ञात नहीं हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर ही जीवित रह सकते हैं मानव, ऐसा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्योंकि ना जो बृहस्पति मंगल है यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। पर पृथ्वी पर जो हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो पृथ्वी पर उपस्थित है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक भूमि, जल तथा हवा, तो वो आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अभी हम आगे देखेंगे इसी लेसन में, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठोस भाग, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, ठोस भाग है पृथ्वी का, उसे क्या कहते हैं, भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। मतलब गैस की परत होती है, एक परत, फिर दूसरी परत, तीसरी परत, वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है, उसे कहते हैं वायुमंडल, जिसमें क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। वायुमंडल में क्या क्या है, कौन कौन सी गैसें रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें रहती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के
आधे से भी अधिक भाग में मतलब जब अधिकतर भाग में जल पाया जाता है और अंतरिक्ष से भी देखने पर यह नीली दिखाई देती है, ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह बोलते हैं। तो ये पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। जलमंडल के अंतर्गत जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है, ठीक है। जलमंडल के अंतर्गत ये सभी को रखे हैं, बर्फ, जल एवं जलवाष्प सभी को जलमंडल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। मतलब जो जीवमंडल है वो एक सीमित है, वो क्षेत्र क्या है, सीमित है, जहाँ स्थल, जल एवं हवा क्या क्या, स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं। तो जहाँ तीनों एक साथ मिलते हैं वहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इसको अब अभी इस लेसन में डायग्राम है एक आगे, उसमें मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इतना समझो कि जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहाँ पर जीवन पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, यूडर का अर्थ जल, बायोस का अर्थ है जीवन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये शब्द ऐसा भी पूछ देता है ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या है और ऑप्शन दे देगा पत्थर, वाष्प, जल, बताइए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम ये तो इंट्रोडक्शन देख लिए, ठीक है। मंडल का कितने मंडल होते हैं, 3 मंडल होते हैं। अब इन मंडलों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या है, भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ये क्या का बना होता है, भूमंडल, ठीक है। जो पृथ्वी का जो ठोस भाग है भूमंडल, वो क्या क्या बना होता है, चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल की डेफिनेशन क्या हो गई, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी की जो सतह है, जो ठोस भाग है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। आगे दिखाती हूँ आपको, डायग्राम में दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये जो बड़े स्थलीय भूभाग है इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप, ठीक है। जो ठोस भाग है, बड़े स्थलीय भूभाग, इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये स्थल को 2 भाग में बांटा है ना, तो इसमें बड़े जलाशयों कहाँ से आ गया, तो ऐसे है कि बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से, जलाशयों को बेसिन, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है, तो इसका भी कुछ यहाँ पे आधार होगा ना जिस पे टिकी हुई है ना। ये नदी है ऊपर में, तो इसका कुछ आधार होगा, है ना। यहाँ पर ये नदी है तो इसका भी कोई आधार होगा जिस पर ये टिकी हुई है ना। एक नीचे जाते जाते एक आधार तो आएगा ना जिस पे टिकी हुई है। इसी को बोलते हैं महासागरीय बेसिन। क्या बोलते हैं, महासागरीय बेसिन, ठीक है। तो वही स्थल को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन तथा स्थलीय भूभागों को महाद्वीप। आगे देखते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर जैसे कि प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। चलिए देखते हैं, मानचित्र में आपको समझाती हूँ तो अच्छे से आएगा समझ में। इसमें क्या बोल रहा है, ये हिंद महासागर, ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है ना,
ये अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, पर ये जो भूभाग हैं, ये जो भूभाग हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। क्या जुड़े हुए हैं आपस में? देखो, है ना, नहीं जुड़े हुए ना। ये क्या जुड़ा हुआ है आपस में? नहीं ना। तो सभी जो स्थलीय भूभाग है वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, पर जो सभी महासागर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या बोल रहा है? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही और ये इसके ऊपर ये समुद्र है, ठीक है। तो इसका तल ऐसे समान ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ये उठा हुआ है, इधर ये उठा हुआ है, तो यहाँ से नदी भी ऐसे होगी, ऐसे उठी हुई ऐसे नहीं। समुद्री तल का तल सभी जगह समान रहता है। जैसे कि मान लो ये बाल्टी है, तो इसका तल ऐसे समान रहता है ना, ठीक है। एक ऐसा भी हो पर इसका तल ऐसे समान रहता है। वही बोल रहा है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान रहता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, ठीक है। स्थल की अगर ऊंचाई मापनी हो तो उसको समुद्र के तल से ही मापा जाता है, वहीं से शून्य मानते हैं। आगे देखते हैं। हम मैप में भी देखेंगे, जो इसमें जानकारी दी हुई है उसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसका कितना है वो कितना मीटर ऊंचा है? 8,848, याद रखिएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचा शिखर है, उससे भी ज़्यादा जो विश्व का सबसे गहरा भाग है उसकी गहराई ज़्यादा है, ठीक है। 11,022 मीटर है, जबकि ऊंचा शिखर है जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, याद रखिएगा, ये IMP है, पूछ देता है एग्ज़ाम में। 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? न्यूजीलैंड से थे एडमंड हिलेरी, और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके बाद कौन है? जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला है चढ़ने वाली, और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला, ठीक है। विश्व की पहली महिला जुंको ताबेई जापान की माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम एक एक महाद्वीप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने? 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
देखिए ये क्या है, ये विश्व का मानचित्र है। क्या है, विश्व का मानचित्र है। तो वो क्या बोल रहा है, विश्व का भूभाग, बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक बोल रहा है। देखो ये उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे महाद्वीप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है, स्थलीय भाग उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इतना नहीं है। आधा से अधिक भूभाग उत्तरी गोलार्ध में ही है। आगे देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया कहा जाता है। क्या बोल रहा है, पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखते हैं। देखिए ये पश्चिम की तरफ यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, और इसके संयुक्त भाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया। और एशिया से क्या लिखा है उसमें, कर्क रेखा गुजरती है। देखिए जो कर्क रेखा है ये एशिया महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा कि एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। आगे देखते हैं यूरोप के बारे में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि एशिया से बहुत छोटा है यूरोप, तथा एशिया के पश्चिम में स्थित है। अभी हम देखें कि एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है उससे यूरोप को अलग होता है। ठीक है, तो वही कि ये एशिया के पश्चिम में यूरोप स्थित है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, और इससे आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। और एशिया से कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका, पहले एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। जो विषुवत रेखा होती है वो अफ्रीका महाद्वीप के एकदम मध्य बीच से ही गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। याद रखिएगा, अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। देखते हैं, रुको मैप में। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, इससे ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये विषुवत 0 डिग्री रेखा एकदम बीचों बीच से गुजरी है। और इसका आधा से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो इसका आधा से अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
आगे देखते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो आप अगर डिटेल वाला अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, जिसमें डिटेल में लिखा होता है अफ्रीका का मानचित्र, जिसमें डिटेल में दिए रहता है, उसमें पता चल जाएगा देखने से कि कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है, आप अगर पढ़े हैं, आगे क्लास में हम देखेंगे डिटेल में। अभी ये क्लास 6 है तो फिर उनके मतलब वो जैसा समझ सकते हैं क्लास 6 के बच्चे उतना ही दिया है ना। इसमें एकदम हायर क्लासेस के जैसे नहीं दिया होगा इसमें। तो आपके पास अगर वो डिटेल में जो नक्शा रहता है, मानचित्र रहता है, वो है, तो उसमें देखिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त अफ्रीका के कौन से भागों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। और तीसरा कौन सा है? उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। देखिए, स्थल संधि क्या होता है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो उसमें क्या बोल रहा है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो संकरा भाग होता है, जैसे कि ये उत्तर अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो ये जो संकरा भाग होता है जिससे ये जुड़ा रहता है, ये संकरा भाग, इसी को बोलते हैं स्थल संधि। क्या बोलते हैं? स्थल संधि। ये देखिए, जो संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़े रहता है, इसी को बोलते हैं ये स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि कहाँ कहाँ जाता है? तो जो उत्तर अमेरिका से, जो दक्षिण अमेरिका से संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, उस स्थल संधि का नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। ठीक है, कौन सा? उत्तर अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका दक्षिण गोलार्ध में। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? पता लगाइए। देखो, ये हो गया उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। इसमें क्या बोल रहा है? तो ऐसे पता लगा सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? देखते हैं, चलो नक्शे में। ये दक्षिण अमेरिका, देखिए इसके पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये पश्चिम भाग है। और पूर्व में अटलांटिक महासागर। ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा महासागर है। ये इसका पश्चिम भाग हो गया और
ये हो गया पूर्व का भाग, ये है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, मतलब ये जो दक्षिण अमेरिका है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ठीक है, कौन सी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी विश्व की, उसका नाम क्या है, अमेज़न, वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। देखो इसमें स्थल संधि पढ़े एक हम, और एक है जल संधि का नाम दिया है। बोल रहा है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। क्या है, पाक जल संधि। क्या नाम है, पाक जल संधि। मतलब ये भारत और ये श्रीलंका के बीच में जो है जल संधि है, ये है पाक जल संधि। ठीक है, जल संधि का मतलब पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब इस तरफ ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, तो बीच में जो ये संकरा भाग है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है, और भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो संकरा भाग है ये जल का, ये कहलाता है जल संधि। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये और ये महाद्वीप क्या है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो उसमें क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके चारों तरफ महासागर और समुद्र है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। इसके बाद क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दोनों महाद्वीप कहाँ हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दो ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो जो दक्षिण ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। हम पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ना, इसलिए वहाँ का तापमान एकदम ठंडा रहता है, वो मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। ठीक है, तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये भी दक्षिणी ध्रुव पर ही स्थित है ना, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इनके नाम हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा, भारत के जो शोध केंद्र, वहाँ पे शोध केंद्र है वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब वो क्या बोलते हैं, बर्फ़ में एक घर बना के रहते हैं, इग्लू, आप बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे रहता है ना।
ऐसे रहता है उसमें। फिर वो समय समय पे जब उनका जाना रहता है वहाँ पे, जिस टाइम पे उस टाइम पे जाते होंगे। और शोध केंद्र में अपना वहाँ पे शोध केंद्र है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। आगे देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है, ठीक है। इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। अभी मैं ऊपर बताई थी जलमंडल के अंतर्गत जलवाष्प भी आता है, ठीक है, बर्फ भी आता है, ठीक है। ये सबको, इन सभी जो जल की अवस्थाएं होती है उन सबको जलमंडल के अंतर्गत ही रखते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। मंडल के अंतर्गत हम इन सभी को रखते हैं, ठीक है। महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर जो जल होता है उसको भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प, ठीक है, सभी को हम जलमंडल के अंतर्गत रखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। देखो डायग्राम में शो किया है कि पृथ्वी में इतना जल होने के बावजूद भी वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक खारा है। 32.5% वाटर है जो हमारे काम आता है। इसलिए बोलते हैं कि जल को वेस्ट नहीं करो, जल ही जीवन है, ठीक है। जल को वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे उपयोग के जितना हम जो जल उपयोग कर सकते हैं वो जल पृथ्वी में खाली 2.5% है। बाकी 97.5% जल खारा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए जल को कभी बर्बाद नहीं करना है। आगे देखते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल है, जिसमें लवण नहीं रहता है, ठीक है, जो खारा नहीं रहता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्योंकि ये आधा से ज़्यादा मतलब 97% जल खारा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। खाली 2.5% है जो हम उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। मतलब अभी मैं ऊपर बताई थी कि ये जो प्रशांत महासागर है ना, हिंद महासागर है, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं और जल हमेशा गतिशील रहता है। क्यों? क्योंकि ये तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, इनसे ये जल की मुख्य गतियां हैं। इनके कारण जल गति करता है। आगे इनके बारे में एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिण, फिर उस सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, ठीक है। मतलब जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर भी महासागर है और उत्तरी ध्रुव पर भी महासागर है, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। और अभी हम एक महाद्वीप भी पढ़े लास्ट में, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप और अटलांटिक महासागर।
महासागर का भी नाम वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास में स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये तो ऊपर में भी आपको बताइए, सबसे गहरा भाग 11,022 मीटर गहरा है, ठीक है। ये भाग जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, ठीक है, वो प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ये सब महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो अभी हम देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर मैंने अभी एक एक महाद्वीप आपको दिखाया। एशिया, यूरोप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा है? प्रशांत। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। मतलब ये जो महासागर है ये एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। मतलब देखो ये जो तट रेखा है कैसे दंतुरित है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पत्तन हैं, ठीक है, जो फिर पत्तन बोलने से वहाँ पे फिर जहाज़ें आके रुकती है, ठीक है, और सामान का हम आयात निर्यात होता है, ठीक है। तो ये जो दंतुरित तट रेखा है वो पत्तनों के लिए एक आदर्श स्थिति है, ठीक है, वो हमारे बहुत काम आती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। मतलब सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ पर सामग्री का आयात निर्यात होते रहता है, ठीक है, और इसमें पत्तन है, ठीक है, जहाँ पे आके जहाज़ें रुकती है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। आगे देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अटलांटिक कैसा है? एस आकार का। हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार है और इसका नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। इसके उत्तर में क्या है? एशिया है। पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है और पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। फिर क्या है? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। मतलब ये पृथ्वी है तो जो उत्तर ध्रुव वृत्त है इसमें आर्कटिक महासागर स्थित है तथा उत्तरी ध्रुव है जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी वृत्त है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो इसके चारों ओर यह महासागर फैला हुआ है। आगे क्या है? वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान
करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन परत भी जो होती है, आगे हम देखेंगे, वो भी सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मतलब यहाँ से लेके 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है। उसके बाद फिर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपके शरीर की पूरी नसें फट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर पृथ्वी से वायुमंडल नहीं रहता ना, तो यहाँ पर भी आपके शरीर की नसें फट जाती, ठीक है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये सब मंडल के जो वायुमंडल की जो परतें हैं उसके नाम हैं। क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल। ये पृथ्वी की सतह से ही शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह में क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर लास्ट में बहिर्मंडल, ठीक है। मतलब जो ये वायुमंडल में ये परतें हैं, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये आयन मंडल, ये बहिर्मंडल, ठीक है। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। मुख्यतः यह ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है खाली, ठीक है। बाकी अधिकतर भाग इसका नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन बाकी प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। मतलब जो पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, ठीक है। वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है ये ऊष्मा, इसके कारण ही पृथ्वी गर्म रहती। नहीं तो इतनी ठंडी पड़ जाती पृथ्वी कि फिर मुश्किल हो जाता। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घनत्व कम होता जाता है तो सांस लेने में कठिनाई आती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और हम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। यह उच्च दाब मतलब अधिक से निम्न की ओर, कम की ओर रहती है। ऊपर दाब घट जाता है, ठीक है। नीचे की ओर दाब अधिक होता है। आगे देखते हैं जीवमंडल। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा लेसन हम एक ही वीडियो में कवर करें।
मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाना पड़े। आप लोग के कमेंट्स आए थे कि मैडम पूरा लेसन एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करिए, मैं कर रही हूँ ट्राई, ठीक है। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत तथा पादप जगत, पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, और दूसरा जगत है ये जीव जंतुओं का जगत, इसमें विभक्त करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, अभी देखो ये आपस में क्रिया करके एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। भूकंप आएगा तो पृथ्वी की सतह में तो परिवर्तन होगा ना। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। प्रदूषित जल फिर उपयोग के लायक नहीं रहता, ठीक है। इससे फिर बीमारियां भी हो जाती हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। उद्योगों का उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो लोग बाहर छोड़ते हैं उसी को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, जो वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी आवश्यक है, पर एकदम ज़्यादा भी फिर हो जाए ना कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर तापमान में भी फिर वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो ऐसी जितनी मतलब मात्रा में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मात्रा में रहे तो ठीक है। इसमें अगर वृद्धि होती है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है उसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन। ये शब्द याद रखिएगा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, ठीक है। पृथ्वी के जो ये संसाधन हमें मिलते हैं, जल, ठीक है, वायु, भूमि, ठीक है, संसाधन मतलब वो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो इनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है ताकि ये हमें फिर नुकसान न पहुंचाए। देखो ये जीवमंडल का डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल तीनों मिलते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैसे कि उसमें बताया कि लकड़ी चाहिए तो हम पेड़ों से लकड़ी लेते हैं, ठीक है, और फिर जल में भी मछलियाँ वगैरह रहती हैं, ठीक है। वायुमंडल जिससे हम सांस लेते हैं, और अगर जल दूषित हो जाए तो इससे फिर हमें भी नुकसान है, ठीक है। तो ये तीनों की पारस्परिक क्रिया से ये तीन जहाँ पे मिलते हैं, वायुमंडल, ये स्थलमंडल और ये जलमंडल, वहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। ये आवश्यक तत्व है जीवन के लिए, ये आवश्यक तत्व है। तो ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें जो मेन था वो सब मैंने आपको बता दिया, बाकी जो बच्चों के लिए था वो मैं स्किप कर दी हूँ। जो भी मेन जैसे कि भूमंडलीय तापन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया, जीवमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, भूमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, ये सब मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस में रखिए इस वीडियो की लिंक को, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं।
इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, आप मेरे साथ बने रहें।